नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपग्रह सैटेलाइट। इस वीडियो में हम सैटेलाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप देखेंगे कि उपग्रह होते क्या हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का आवर्तकाल। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किसी भी उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होती है, बंधन ऊर्जा कितनी होती है, और अंत में हम बात करेंगे किसी उपग्रह पर भारहीनता की स्थिति के बारे में। साथ में हम इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उपग्रह से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं उपग्रह होते क्या हैं। वैसे सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि छोटी क्लासों में हमने पढ़ लिया है कि उपग्रह है क्या। तो देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि उपग्रह वे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में से कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर भी कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी की। तो जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब पृथ्वी के साथ साथ में कुछ ऐसे पिंड भी निर्मित हुए जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनमें हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये एक उपग्रह है। तो विद्यार्थियों, वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। अब उन्हें उपग्रहों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राकृतिक उपग्रह तथा कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही बने हुए हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बात करें पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की तो वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ओके। इसके अलावा बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह की। तो मानव द्वारा निर्मित, मानव ने पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक निश्चित कक्षा के अंदर कुछ पिंड स्थापित कर रखे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उन पिंडों को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। मोस्टली जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपनी संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर उपग्रहों को स्थापित कर रखा है। अपनी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं। भारत ने भी बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थापित कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनका वेग क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो बात करेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग कि उपग्रह क्या है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। तो उन कक्षाओं में उनका जो वेग होता है वो कितना होता है, उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह जो कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से होकर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे चक्कर लगा रहे, पृथ्वी का एक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इधर, दक्षिणी ध्रुव इधर। तो इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है और ये ऐसे चक्कर लगाते रहते। पृथ्वी घूमती रहती, ये ऐसे चक्कर लगाते रहते। तो उन उपग्रहों को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। दूसरे टाइप की जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो होते हैं तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह। तो तुल्यकाली में क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो उसके साथ साथ में वो भी घूमते हैं। उनका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के इक्वल होता है, मतलब 24 घंटे होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर है तो पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है वो भी घूम रहे हैं। ये ऐसे नीचे हो गया तो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को यदि जो कृत्रिम उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है तो उस कृत्रिम उपग्रह को हम भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको कहा जाता है। तो इन कृत्रिम उपग्रहों का जो वेग है वो कितना होता है
उसकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कृत्रिम उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है उसका फॉर्मूला मैं यहां पर फाइंड आउट करूंगा। लास्ट वीडियोज में हमने प्लायन वेग देख लिया था, उपग्रहों का आवर्तकाल भी हमने देख लिया था, समझ लिया था। चलिए, यहां पर हम बात करते हैं किसी उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, और कक्षीय वेग को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, वीओ से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? वीओ से हम उसको पुट करने वाले हैं। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, समझेंगे आप कि जैसे ये हमारे पास में कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इस ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ये यहां पर हमारे पास में कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है, जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। इसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम। ओके, यहां से इस ग्रह से, चलिए हम पृथ्वी ही ले लेते हैं, क्योंकि जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं वो पृथ्वी पर के लिए ही छोड़े गए हैं। थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं, हमारे समझने में थोड़ा सा बेटर रहे। ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान हम कितना लेकर चलेंगे? कैपिटल एम लेकर चलेंगे। ओके, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और पृथ्वी के केंद्र से जो उपग्रह है उसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। पृथ्वी की सतह से जो उपग्रह है वो एच ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, इस पृथ्वी तथा इस उपग्रह के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, और ये जब वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है इसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल काम करता है। या आप ये समझ लीजिए कि ये जो आकर्षण बल है वो ही इसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। मेरी बात को सुन लीजिए, कोई भी कण पिंड यदि सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो उस पिंड को घुमाने वाला, उस सर्कुलर पाथ पर घुमाने वाला एक बल अवश्य होता है। जैसे हम किसी धागे से बांधकर किसी पिंड को घुमा रहे हैं, धागे से हमने क्या बांध लिया? पत्थर को बांध लिया, उसको घुमा रहे हैं, तो डोरी में जो तनाव होता है वो ही उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। उसी प्रकार से ही एक एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी तथा उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हमें प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल जो उपग्रह है उसका अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? एम वी जीरो स्क्वायर बट्टे में आर, क्योंकि उस पथ की रेडियस कितनी है? आर। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? कैपिटल जी m1 m2 बट्टे में दूरी का वर्ग। तो ये आ गया, m1 की यहां पर है पृथ्वी, m2 यहां पर है उपग्रह, तो ये आ गया हमारे पास में विद्यार्थियों। यहां से r कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v0 बराबर क्या आ गया? कैपिटल जी कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडररूट लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में कक्षीय वेग का सूत्र फॉर्मूला। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कक्षीय वेग का जो सूत्र है वो क्या है? कैपिटल जी कैपिटल M बाई स्मॉल r का रूट। ओके, तो ये हमारे पास में इसका सूत्र आ गया, कक्षीय वेग का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर करता है? कक्षीय वेग किस पर डिपेंड करता है और किस पर निर्भर नहीं करता? कक्षीय वेग का जो मान है वो कैपिटल M ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैपिटल M क्या है?
ग्रह का द्रव्यमान है। स्मॉल आर क्या है, इसकी कक्षीय त्रिज्या है। जिस कक्षा में ये त्रिज्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी त्रिज्या है। तो इन दोनों के ऊपर तो ये क्या करेगा, कक्षीय वेग निर्भर करता है। जबकि स्मॉल एम उपग्रह है, उसका द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, उपग्रह का द्रव्यमान है। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस पर निर्भर नहीं करता। तो उपग्रह का द्रव्यमान कितना है उससे कक्षीय वेग का कोई लेना देना नहीं है विद्यार्थियों। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक कक्षीय वेग आ गया समझ में। अब मैं कक्षीय वेग से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों की यहां पर चर्चा करता हूं। यदि मैं बात करूं पृथ्वी के सतह के लगभग नजदीक, हम क्या ले लें, पृथ्वी की सतह के लगभग नजदीक की बात करूं मैं, तो पृथ्वी की सतह के लगभग नजदीक किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि पृथ्वी की सतह के साथ में कोई उपग्रह चक्कर लगाए, लेकिन यदि पृथ्वी की लगभग सतह के नजदीक यदि चक्कर लगा रहा है तो उसका कक्षीय वेग क्या हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की सतह के लगभग यदि उपग्रह गति कर रहा है तो v0 बराबर हम क्या कर दें, अंडररूट में कैपिटल G कैपिटल M बाई ये क्या आ जाएगा, स्मॉल r के स्थान पर हम कैपिटल R पुट कर देंगे। तो कैपिटल R पुट कर देंगे तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर इंटू में R, मैंने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख दें, स्मॉल g पुट कर दें तो स्मॉल g r का रूट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में कक्षीय वेग। अब देखिए g और r की वैल्यू यहां पर यदि हम पुट कर दें तो हमें v0 मिल जाएगा। चलिए क्या है, देखिए अंडररूट में g का जो मान है वो है 9.8, r यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, लगभग 6400 किलोमीटर होती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7.9 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड कक्षीय वेग हमें प्राप्त होगा, जिसे हम लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पुट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग भी पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का सूत्र पढ़ चुके हैं। उस प्लाइन वेग के फॉर्मूले में देखिए यहां पर था 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R का रूट था, यही था, और उसकी जो वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुई। इट मीन्स जो कक्षीय वेग है पृथ्वी के लगभग पृष्ठ के समथिंग चक्कर लगा रहे उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो प्लाइन वेग से कम होता है। यदि प्लाइन वेग के बराबर हो जाए तो वो पृथ्वी पर रहता ही नहीं, चक्कर ही नहीं लगाता, अनंत पर चला जाता। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी की सतह के लगभग जब नज़दीक कोई सैटेलाइट चक्कर लगाता है तो उसकी वेलोसिटी लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, मैं यहां पर बात करूं इन दोनों के मध्य संबंध की, प्लाइन वेग तथा कक्षीय वेग में, तो क्या होता है, VE बराबर होता है विद्यार्थियों 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R, ये होता है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, यहां पर 2 के अलावा सब कुछ है, तो VE बराबर क्या आ गया, √2 VO आ गया। ये दोनों में संबंध है। कई बार प्लाइन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध पूछा जाता है, तो ये लगभग पृथ्वी की सतह के नजदीक है, VE बराबर √2 VO आ गया है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका मान होता है 1.414 VO। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 141 ऐसे पुट कर दूं, VO इंटू 141.4%। हमने 100 से गुणा कर दिया, 100 का भाग लगा दिया, जो भाग लगाया वो परसेंटेज के रूप में लिख दिया। तो जो V0 है इसके को जो कक्षीय वेग है उसको 1.414 गुणा कर दिया जाए या √2 गुणा कर दिया जाए, या
हम कितना बढ़ा दें, 41.4% बढ़ा दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। क्लियर। मैं कुछ बातें आपके सामने और रखता हूं कि यदि किसी पिंड का, चलिए, किसी पिंड का यदि वेग v है, पिंड का वेग कितना है v, और यदि ये कक्षीय वेग से कम है, क्या है, कक्षीय वेग से कम है, और यदि कक्षीय वेग से काफी कम है तो हमें जानते हैं कि जो पिंड है वो परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी के संपर्क में वापस आ जाएगा। हमें जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, यह हमने प्रक्षेप्य गति के दौरान पढ़ लिया कि पिंड का वेग बहुत कम है, पिंड का वेग काफी कम है, कक्षीय वेग की तुलना में भी बहुत कम है, तब पिंड क्या करेगा, परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आएगा। अब देखिए, यदि इस वेग का मान काफी ज्यादा है तो वो एक सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाएगा, एक सर्पिलाकार पथ पर गति करेगा और पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आएगा। मैं अगली कंडीशन यहां पर लेता हूं कि यदि जो वेग है वो यदि vo के इक्वल है, मतलब कक्षीय वेग के बराबर है, तो हम ये जानते हैं कि यदि उपग्रह का वेग कक्षीय वेग के बराबर है तो जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अगली जो कंडीशन हमारी है वो क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि यदि वेग कक्षीय वेग से तो ज्यादा हो लेकिन प्लायन वेग से क्या हो, कम हो, तब क्या होगा। यहां पर आप ध्यान दें कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। उपग्रह कैसे पथ में चक्कर लगाएगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यदि वेग का मान किसके इक्वल हो जाए, प्लायन वेग के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, प्लायन वेग के इक्वल हो जाता है, तो जो पिंड है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर अनंत पर चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये हमने कुछ अलग अलग कंडीशन देखी। अब हम कक्षीय वेग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस अब यहां पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक उपग्रह v चार्ल्स स्मॉल r त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि कक्षीय त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो उपग्रह की चाल क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि उपग्रह की जो चाल है वो v है और त्रिज्या है वो स्मॉल r है, और यदि त्रिज्या को 1% कम कर दें तो चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, v0 बराबर उपग्रह की चाल बराबर हम जानते हैं कैपिटल M कैपिटल G बट्टे में स्मॉल r का रूट। तो यहां पर v0 में प्रतिशत त्रुटि यह आ जाएगा। देखो और कुछ नहीं बदल रहा, r बदल रहा है। इसकी घात कितनी, 1/2 इंटू r में प्रतिशत त्रुटि। तो r में यदि आप परसेंटेज में एरर कर रहे हैं तो v0 में कितनी होगी वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो r में कितनी कर रहे हैं आप, 1%। देन यहां पर क्या आ जाएगा, 0.5%। जब r का मान कम हो रहा है तो v0 में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगा। ठीक है, r जब कम होगा तो v0 क्या होगा, सीधी सी बात है, इंक्रीज होगा। तो 0.5% से बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी ग्रह पर प्लायन वेग का मान 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस ग्रह के समीप परिक्रमा करते हुए किसी उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि हमें प्लायन वेग का मान दे रखा है और कक्षीय चाल पूछी है। हम आपको बता दें कि कक्षीय वेग v0 बराबर होता है
VE बट्टे में अंडर 2। तो यहां से VE का जो मान है वो हमें दे रखा है 2। कितना दे रखा है? VE का जो मान है, VE की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो कितना आ जाएगा? 2 बट्टे में अंडर 2, अंडर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक उपग्रह 8000 किलोमीटर त्रिज्या के वर्त में पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है। हमें जो उपग्रह की जो कक्षीय त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 8000 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि वर्त में पृथ्वी की चारों ओर गति कर रहा है। इस उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक चाल क्या रही होगी? तो देखिए V0 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अंडर में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में क्या होता है? स्मॉल r। तो यहां पर स्मॉल r का वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल G कैपिटल M का मान पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? V0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? V0 प्राप्त हो जाएगा। इससे आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? आप इसको क्या कर दें? आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, देन यहां पर ये तो मिल जाएगा G आर स्क्वायर बट्टे में स्मॉल r। तो ये आ गया r अंडर में G बाई स्मॉल r। तो ये जो r है वो तो पृथ्वी की रेडियस है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है। देन यहां से G का मान 10 ले लो, 9.8 ले लीजिए। R का मान हमारे पास में कितना दे रखा है? 8000 किलोमीटर। तो 10 की घात कितनी आ गई? 3। और यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो विद्यार्थियों 7.15 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये तो कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन से। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं उपग्रह के आवर्तकाल की। समझिए कि हमने पृथ्वी की सतह से किसी उपग्रह को छोड़ा तो वो उपग्रह अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको हम उपग्रह का आवर्तकाल कहते हैं। उस आवर्तकाल की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। हमारा अगला जो बिंदु है वो क्या है? उपग्रह का आवर्तकाल। उपग्रह का आवर्तकाल पूरा एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है उसको हम आवर्तकाल कह रहे हैं, कैपिटल T कह रहे हैं। और इस कैपिटल T को ही हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए विद्यार्थियों कैसे ज्ञात करेंगे? आवर्तकाल समय ही है, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। तो देखिए जो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो वृत्ताकार कक्षा है और उस वृत्ताकार कक्षा की परिधि, तो उपग्रह की कक्षा की परिधि बट्टे में उपग्रह का वेग। देखिए समय बराबर हम क्या पुट कर देंगे? दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी कितनी होगी? क्योंकि जो पूरा एक चक्कर लगाने में तय की जो दूरी है, इस तरीके से उपग्रह चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो यहां से यहां तक इसकी परिधि के बराबर दूरी होगी। और यदि त्रिज्या r है तो जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी? 2πr। और जो उपग्रह है वो v0 वेग से चक्कर लगा रहा है, कक्षीय वेग से चक्कर लगा रहा है। और इस कक्षीय वेग का फॉर्मूला अभी अभी हमने फाइंड आउट भी कर लिया है। देन यहां पर आवर्तकाल बराबर क्या आ जाएगा? उपग्रह की वर्तीय कक्षा की परिधि, उपग्रह की जो वर्तीय कक्षा है उसकी परिधि बट्टे में क्या आ जाएगा? उपग्रह का वेग। उपग्रह का वेग। अब देखिए जो परिधि है वो है 2πr, 2πr और वेग कितना है? v0। देन हमें कैपिटल T बराबर कितना मिल जाएगा? 2πr बट्टे में v0। जो v0 क्या है? कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r। ये है।
देन हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, यह आ गया हमारे पास में 2 पाई, आर की घात ये आधी है, एक घात ऊपर है, तो यहां से चलिए एक बार तो मैं ऐसे ही रख देता हूं, आर बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। इसे हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों, देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर में आर क्यूब बट्टे में जी एम, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। कई बार ये जो रिलेशन है वो सीधा ही पूछ लेते हैं कि किसी कृत्रिम उपग्रह के आवर्तकाल तथा उसकी कक्षीय त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। तो ये संबंध है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। ये गुरुत्वीय नियतांक है, ये ग्रह का द्रव्यमान है, ये उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या है, ये आवर्तकाल है। ओके, हमने केपलर के तीसरे नियम में ये पढ़ा था कि किसी उपग्रह का या ग्रह का जो आवर्तकाल है उसका वर्ग उसकी कक्षीय त्रिज्या की घन के इक्वल होता है, क्यूब के इक्वल, क्यूब के समानुपाती होता है। कि किसी ग्रह या उपग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग है वो उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। ये केपलर के तीसरे नियम के समरूप ही है, उसके तुल्य ही हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। ओके, यदि मैं यहां पर बात करूं कि यदि कोई उपग्रह है वो पृथ्वी के पृष्ठ के समीप ही चक्कर लगा रहा है, तब आवर्तकाल कितना होगा। देखिए कंडीशन क्या लेकर चल रहा हूं मैं, कंडीशन हमारी ये है कि यदि उपग्रह क्या कर रहा है, उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ के समीप चक्कर लगा रहा, पृथ्वी के पृष्ठ के समीप चक्कर लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ये मान लीजिए, ये ले लीजिए, तब स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, देखिए कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर में आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। इसी फॉर्मूले से लिखा मैंने, स्मॉल आर के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर पुट कर दिया, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट किया। ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो तब है जब उपग्रह पृथ्वी के समीप चक्कर लगाता हो। ओके, मतलब उसकी जो कक्षीय त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, तब की बात है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इक्वल टू, हम इसे पुट कर सकते हैं 2 पाई, एक आर तो मैंने रहने दिया, आर स्क्वायर बट्टे में जी एम, ये हो गई स्मॉल जी, और इन सब का मान यदि हम पुट कर दें 2 गुणा 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 9.8, तब हमें ये जो टी है वो लगभग 84 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 84 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगा। जो उपग्रह है वो कितने समय में चक्कर लगा लेता है, 84 मिनट में एक पूर्ण चक्कर कर लेता है। ओके, जब उपग्रह कहाँ चक्कर लगा रहा हो, पृथ्वी के पृष्ठ के समीप चक्कर लगा रहा हो, तो उस स्थिति के अंदर जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल 1.4 घंटा या हम कह सकते हैं 84 मिनट होता है। क्लियर। अब हम उपग्रह के आवर्तकाल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कि किसी भूस्थायी उपग्रह को एक विशिष्ट कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है, तो नई कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पहली कक्षा से दुगुनी है, तो दूसरी कक्षा में आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है उसी को यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए T बराबर हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई
अंडर में r³/g m ये होता है। तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूं, T2/T1 बराबर आ जाएगा R2/R1 की घात 3/2 ये आ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है और नई कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पहली कक्षा से क्या है, दुगुनी है। तो दूसरी कक्षा में आवर्तकाल क्या होगा। भूस्थायी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आता है। 24 घंटे उसका आवर्तकाल होता है। कितना होता है, 24 घंटे। तो T2 बराबर आ गया हमारे पास में T1। R2 कितना है कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पहले कक्षा से दुगुनी है। तो पहले जो भी दूरी है उससे दुगुनी है, ठीक है। तो मैंने 2R1 कर दिया है, इसकी घात है 3/2। T1 का मान है 24 घंटे और यहां से 2 से 2 कट गया है, ये आ गया 2√2। तो ये आ गया 48√2 घंटे आ गए। आवर्तकाल कितना होगा दूसरे उपग्रह का, 48√2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तुल्यकाली उपग्रह, देखो भूस्थायी उपग्रह और तुल्यकाली उपग्रह दोनों एक ही हैं। भूस्थायी उपग्रह जो कि पृथ्वी की सतह से स्थायी नजर आता हो, तुल्यकाली उपग्रह जिसका आवर्तकाल, जिसका पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय पृथ्वी के घूर्णनकाल के इक्वल होता है, तो उसको हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। दोनों एक ही होते हैं। तो यहां पर पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तल पर चक्कर लगा रहा है, 6r ऊंचाई पर। तो पृथ्वी के केंद्र से 7r ऊंचाई हो गई है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक अन्य उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा जो पृथ्वी से 2.5r ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा हो। फॉर्मूला सेम यही होगा, देखें समझें। यहां पर जो R1 है वो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 + r, ये तो पृथ्वी की त्रिज्या और 4 और दे रखा है। R2 कितना दे रखा है, r + 2.5r दे रखा है। तो इन R2 और R1 दोनों की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। R2 तो कितना है, r + 2.5r, तो ये तो आ गया 3.5r, 3.5r। और R1 कितना हो जाएगा, 7r। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 कितना, 24 घंटे। R से R कैंसिल हो गया, 1/2 की घात कितनी, 3/2 आ गया। तो 24/2 आ गया। तो देखिए यहां से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को मैं क्या लिख दूं, 12/2, तो ये आ गया 6√2 घंटे आ गया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, बात करता हूं ये तुल्यकाली उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह होते क्या हैं। विद्यार्थी, जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी कितने प्रकार के हैं, कृत्रिम उपग्रह, और ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के यहां पर होने वाले हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे, पहला जो प्रकार है वो है तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली, इसको हम भूस्थिर या भूस्थायी उपग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। कि भूस्थायी या तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, डेफिनेशन सुन लीजिए कि वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आते हो, जो पृथ्वी की सतह से कैसे नजर आएंगे, स्थिर प्रतीत होते हो, भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, भूस्थायी उपग्रह कहलाएंगे। चलिए समझेंगे एक बार फिर से कि वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से कैसे नजर आए, स्थिर, कि भू मतलब भूमि, और वहां से यदि स्थिर नजर आते हो। कई उपग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सिद्ध में है, जब ये घूमती पृथ्वी तो ऐसे ऐसे उसके साथ साथ में घूमते जाते हैं। पृथ्वी का घूर्णनकाल 24 घंटे होता है, तो उन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ओके, तो इनका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आएंगे और आवर्तकाल इनका होता है 24 घंटे होता है। कितने घंटे होगा,
24 घंटे होगा। क्लियर। देखिए अब इन भूस्थायी उपग्रहों की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की बात करते हैं। देखिए आवर्तकाल तो 24 घंटे हो ही गया, अब ऊंचाई कितनी होगी। हमारे पास में किसी उपग्रह के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, t² बराबर 2 या जाएगा हमारे पास में 4 π² r³ बट्टे में कैपिटल G कैपिटल M। इसको मैं क्या लिख दूं, 4 पाई कैपिटल R प्लस H का क्यूब बट्टे में कैपिटल G कैपिटल M। ये हम पुट कर देंगे। यहां से हमें इस H की वैल्यू चाहिए, किसका मान चाहिए, H का मान चाहिए। तो H का मान ज्ञात करेंगे तो इन सब की वैल्यू, T का जो मान है, इन सब का जो मान है वो 24 घंटे है। 24 घंटे का स्क्वायर कर देंगे यहां पर हम। ओके, तो H जब आप फाइंड आउट करेंगे, H है जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 36,000 किलोमीटर। तो ये लगभग पृथ्वी की त्रिज्या का 6 गुना मिलेगा। कितना गुना मिलने वाला है, 6 गुना हमें प्राप्त होने वाला है। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई, भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या और इसमें इंक्लूड कर दीजिए तो r + 6r कितना हो जाएगा, 7r हो जाएगा। कितनी ऊंचाई होगी, 7r। हम कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से जो ऊंचाई होगी वो 42,000 किलोमीटर के समथिंग होगी। ओके, कितनी ऊंचाई होगी, 42,000 किलोमीटर, क्योंकि इसमें 6400 किलोमीटर और जोड़ देंगे इसमें, तो लगभग कितनी आ जाएगी, 42,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थायी उपग्रह चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के केंद्र से तो 42,000 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थायी उपग्रह चक्कर लगाते हैं। आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। अब वेग, भूस्थायी उपग्रह का वेग, वेग का फॉर्मूला क्या, v0 बराबर √ में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r, और इस स्मॉल r की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। स्मॉल r का मान लगभग कितना है, 7r है। कितना है, 7r। और जब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो इस भूस्थायी उपग्रह का जो वेग है वो 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड, देख लीजिए, समझ लीजिए, 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमने कक्षीय वेग अभी थोड़ी देर पहले भी फाइंड आउट किया था, उसमें जो कक्षीय वेग था वो पृथ्वी की सतह के नजदीक था। तो पृथ्वी की सतह के नजदीक जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और भूस्थायी उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर, तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये तो था तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह। जो दूसरा इसका प्रकार होता है, सेकंड जो टाइप होता है वो देखिए हमारे पास में है ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह हम किसे कहेंगे, देख लीजिए, पोलर सैटेलाइट। ये जो पोलर सैटेलाइट हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से होकर, ये जैसे उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और दोनों ध्रुवों से होकर ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो उन उपग्रहों को हम ध्रुवीय उपग्रह, कि जो ध्रुवों से होकर गुजरने वाले तल से गुजरते हैं। उनका जो तल है, कक्षीय तल है, वो ध्रुवों से होकर गुजरता है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है और वो ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इनका जो आवर्तकाल है वो लगभग 100 मिनट का होता है। कितने मिनट में चक्कर लगा लेते हैं, पृथ्वी के पूरा एक चक्कर 100 मिनट में लगा लेते हैं। और ये पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, देखिए इनका बात करते हैं, ये ध्रुवों से होकर चक्कर लगाते हैं। इनका जो कक्षीय तल है वो कहां से होकर गुजरेगा, ध्रुवों से होकर गुजरेगा। ध्रुवीय उपग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहला जो बिंदु है वो क्या है, ये ध्रुवों से होकर चक्कर लगाते हैं। कहां से होकर चक्कर लगाएंगे, ध्रुवों से होकर। फिर बात करता हूं मैं इनकी ऊंचाई,
कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे? 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चक्कर लगाने वाले हैं। बात करते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल की, तो इनका जो आवर्तकाल है वो लगभग कितना होता है? 100 मिनट का होता है। ये किस काम में आते हैं? किस काम में आएंगे? तो देखिए, ये मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, जासूसी करने के लिए, संचार व्यवस्था में इनका उपयोग होता है। कौन से उपग्रहों का? संचार व्यवस्था में तुल्यकालिक भूस्थयी उपग्रह का भी उपयोग होता है। तो यहां पर जो ध्रुवीय उपग्रह है, देखिए इंडिया में जो उपग्रहों को छोड़ने वाली जो संस्था है वो आप जानते हैं, इसरो इस पर काम करती है। और जो सैटेलाइट ले जाने वाले वाहन हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है, जो कि पोलर सैटेलाइट को लेकर जाते हैं। तो इनको ले जाने वाले जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम तो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और इन उपग्रहों को ले जाने वाले, क्योंकि इनको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, GSLV के द्वारा इनको प्रक्षेपित किया जाता है। ओके, तो ये हैं कृत्रिम उपग्रह के प्रकार। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर किसी उपग्रह की ऊर्जा की, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यहां पर अब हम चर्चा करेंगे उपग्रह की ऊर्जा के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उनके ऊपर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। उनको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इट मीन्स आकर्षण बल काम कर रहा है और उस आकर्षण बल के कारण से उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा होने के पीछे रीजन क्या है कि उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। उपग्रह की गतिज ऊर्जा भी होती है, क्योंकि उपग्रह गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होती है। कक्षीय गति के कारण से उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। अन्य कोई बल उपग्रह पर काम करते नहीं है, इसलिए केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा उसमें मौजूद होती है। इट मीन्स यांत्रिक ऊर्जा होती है। चलिए देख लेते हैं कि उपग्रह के अंदर क्या मौजूद होती है। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस वजह से उपस्थित होती है? स्थितिज ऊर्जा है पृथ्वी व उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही दोनों के मध्य एक ऊर्जा संचित हो जाती है। ओके, और वो ऊर्जा होती कितनी है? स्थितिज ऊर्जा की चर्चा हम इस ग्रेविटेशन में पहले भी कर चुके हैं। ये ऊर्जा होती है, ओके, माइनस में कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाई, और ये जो कैपिटल G है वो गुरुत्वीय नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट, जो कि अलग अलग हो सकता है, फिक्स नहीं है। R है जो उपग्रह है उसकी कक्षीय त्रिज्या, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो स्थितिज ऊर्जा माइनस में कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बट्टे में स्मॉल r के इक्वल होगी। और ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बता रहा है कि उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल काम करता है। ओके, फिर मैं बात करता हूं उपग्रह के अंदर गतिज ऊर्जा भी होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है। और गतिज ऊर्जा किस वजह से है? कक्षीय गति करता है। उपग्रह क्या करता है? कक्षीय गति करता है। तो उस कक्षीय गति के कारण से उपग्रह के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को मैं कैसे लिख दूं? हाफ m v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर, vo क्या है? कक्षीय वेग है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो 1/2 m कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम का रूट का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया। तो देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2r, दोनों को देख लेंगे। मैं बात करता हूं यहां पर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वही कुल ऊर्जा है। इसको हम किससे पुट कर दें, E से पुट कर दें, जो कि K+U के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के इक्वल होने वाली है। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, K का मान कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2r, U का मान कितना, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में r। तो देखिए जो राशियां कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमें कॉमन मिल गया है। ये देन यहां से क्या बच गया, 1/2 माइनस में 1, तो माइनस का 1/2 रह जाएगा। तो कुल जो ऊर्जा है वो कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2r, ये हमें कुल ऊर्जा प्राप्त हो गई है। अब देखिए यहां से क्या रिलेशन निकलता बाहर, वो भी देख लीजिए कि जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के माइनस के इक्वल होती है। गतिज ऊर्जा का जो ऋणात्मक मान होता है वो किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। कई बार इस पर भी आधारित, इन रिलेशनों पर आधारित भी आपस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपको गतिज ऊर्जा पता है तो कुल ऊर्जा फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का आधा, इसमें 2 का भाग लगा दें, इसमें किसका भाग लगा दें, 2 का भाग लगा दें, तो हमें किसी उपग्रह की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य। ये भी काफी महत्वपूर्ण रिलेशन, आप ध्यान रखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं यहां पर बात करता हूं ऊर्जा का दूरी के साथ में ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे मिलने वाला है, इस तरफ मैं ले रहा हूं r और इस तरफ मैं ले रहा हूं ऊर्जा। ओके, इस तरफ ऊर्जा का मान धनात्मक है, इस तरफ ऊर्जा का मान ऋणात्मक है। मैं यहां पर बात करता हूं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा तो सदैव धनात्मक होती है, और गतिज ऊर्जा है कितनी, वो हमारे पास में दे रखी है ये वाली, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। तो ये हमें इस तरीके से, क्योंकि दूरी के साथ में गतिज ऊर्जा में इस तरीके से परिवर्तन आता है। ओके, दूरी बट्टे में है, तो ये तो ग्राफ किसका हो गया, K का हो गया। फिर इसी प्रकार का ग्राफ किसके लिए आएगा, माइनस में आएगा कुल ऊर्जा का। ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये E का है। स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस में ही है, लेकिन इससे 2 टाइम्स है, ये थोड़ा सा नीचे ग्राफ मिलेगा, ये U का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर ये जो ग्राफ है, किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है और उससे आधी होती है उसकी कुल ऊर्जा, इतनी की इतनी होती है, लेकिन धनात्मक होती है उसकी गतिज ऊर्जा। यहां पर यदि कोई मिरर रख दें तो उसमें वो ये जो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं बंधन ऊर्जा, किसी सैटेलाइट की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो देखिए ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे कि किसी उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा है वो होती क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये दोनों चीजें देखेंगे अब यहां पर हम। उपग्रह की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, इसको BE से पुट करते हैं। अब देखिए कि यहां पर हम कुछ चीजें जानते भी हैं कि उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल काम करता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल से उपग्रह जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखें कि किसी भी उपग्रह की जो टोटल एनर्जी है वो ऋणात्मक होती है। टोटल एनर्जी क्या है, ऋणात्मक।
इसका मतलब है कि उपग्रह है वो किसी आकर्षण बल से बंधा हुआ है। यदि एनर्जी का मान नेगेटिव में है, इट मीन्स वहां पर आकर्षण बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण बल काम कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच में एक आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल से उस उपग्रह को मुक्त कराने के लिए, उसकी ऊर्जा जीरो करने के लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी, कितनी ऊर्जा से बंधा हुआ है उसी को ही हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो जो बंधन ऊर्जा है वो उसकी कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के इक्वल होती है। बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है? कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के इक्वल। और जो कुल ऊर्जा थी वो हमारे पास में क्या थी? माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में स्मॉल आर का आधा। तो ये हमारे पास में आ गई है बाइंडिंग एनर्जी, प्लस में आ गई है 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में आर। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो उपग्रह की गतिज ऊर्जा के इक्वल हो गई है। इसके इक्वल आ गई है, उपग्रह की गतिज ऊर्जा के तुल्य हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं भारहीनता, वेटलेसनेस। भारहीनता क्या चीज है? भारहीनता क्या है? फिर कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर हम देखेंगे। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे भारहीनता, वेटलेसनेस। देखिए भारहीनता की स्थिति क्या होती है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भार क्या है? वेट। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो पृथ्वी के द्वारा उसके केंद्र की ओर लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी बल को ही हम भार कहते हैं। तो भार क्या है? पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर वस्तु पर लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी को हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। वेट, देखिए क्या होता है, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ओके, तो भार एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही क्या है? भार है। स्थिर अवस्था में, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, स्थिर अवस्था में जो गुरुत्व होता है वही भार है। यदि पिंड क्या है? स्थिर अवस्था में, तो गुरुत्व ही क्या है? भार है। अब मैं यहां पर बात करता हूं भार मापने वाली मशीन, तोलने वाली मशीन है, या मैं बात करूं तुला है। ये कैसे काम करता है विद्यार्थियों? कई बार हमें लगता है कि तुले की सहायता से द्रव्यमान मापा जाता है, कई बार यह लगता है कि इससे भार मापा जाता है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि तुला है वो जो रीडिंग देता है एक्चुअल में वो भार का 10वां हिस्सा बताता है या 9.8 का भाग देकर बताता है। तो एक्चुअल में वो क्या करता है? भार ही मापता है। क्या बताता है? भार। क्योंकि विभिन्न स्थितियों में जब तुल्य को गति करवा देते हैं तो वो द्रव्यमान नहीं बताता, उस कंडीशन में वो भार ही बताता है। ओके, चलिए समझें इसको। ये तोलने वाली मशीन पर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में मशीन है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि इस व्यक्ति पर नीचे की ओर W = mg भार काम करता है। तो ये जो मशीन है
ये जो मशीन है वो इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल के रूप में बल लगाएगी। तो ये जो प्रतिक्रिया बल है यही क्या है, इसकी रीडिंग होती है। इसकी रीडिंग क्या है, प्रतिक्रिया बल ही है। तो प्रतिक्रिया बल के जो प्रतिक्रिया बल है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, मशीन के द्वारा। यदि मशीन प्रतिक्रिया बल नहीं लगा रही तो जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। तो एक्चुअल में तुला है वो प्रतिक्रिया फलस्वरूप ही रीडिंग देता है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही रीडिंग देगा। ओके, मैं यहां पर बात करता हूं भारहीनता, वेटलेसनेस, कि भार 0 हो जाए। भारहीनता का मतलब क्या है, भारहीनता 0 हो जाए। और भारहीनता 0 होने का मतलब है कि प्रतिक्रिया बल 0 हो जाए। भारहीनता का मतलब भी क्या है कि प्रतिक्रिया बल ही काम नहीं करेगा तो उसकी रीडिंग 0 होगी, भारहीनता की स्थिति होगी। ओके, अब भारहीनता की स्थिति कब हो सकती है, जब वस्तु मुक्त रूप से गिरे, मुक्त गति के दौरान। यदि कोई वस्तु मुक्त गति कर रही है तो भारहीनता की स्थिति होगी। जब जैसे मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट, कोई लिफ्ट है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। लिफ्ट क्या है, मुक्त गति करती लिफ्ट, करती लिफ्ट है, उसमें भारहीनता की स्थिति होगी। व्यक्ति यदि उसमें बैठा है तो उसको अपना जो भार है वो 0 महसूस होगा, या वो किसी तुल्ले पर बैठा है तो उसका जो रीडिंग है वो 0 होगी, 0 रीडिंग होगी। ओके, फिर मैं बात करता हूं इसी प्रकार से कि कोई विमान है वो लैंडिंग कर रहा होता है तो भारहीनता की स्थिति हो सकती है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तब भारहीनता की स्थिति होती है। हम ये देखते हैं कि झूला जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो हमें जो अपना भार है वो कम प्रतीत होता है। तो यदि वो गुरुत्वीय बल के अधीन गति करता है तो वो भारहीनता की स्थिति होती है। मैं दूसरी कंडीशन यहां पर बात करता हूं कि भारहीनता कब हो सकती है, तो उपग्रह में पिंड पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा और भारहीनता की स्थिति होगी। और यदि तीसरी जो स्थिति है इसकी, तो मैं यहां पर दूसरे वाले बिंदु की तो यहां पर हम चर्चा भी करेंगे, समझेंगे भी। तीसरी वाली है अंतरिक्ष में 0 बिंदु पर, अंतरिक्ष में 0 बिंदु पर। ये 0 बिंदु क्या है समझें आप इसको, 0 बिंदु पर, कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और ये जैसे चंद्रमा है। ठीक है, अब यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसके बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल काम कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच में वस्तु है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि यदि मैं इस पिंड को इधर ले जाऊं तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल घटता जाएगा, चंद्रमा के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी दोनों के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, कुल बल 0 हो जाता है। तो उस स्थिति को हम 0 बिंदु की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 बिंदु की स्थिति। इट मीन्स ये है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु है जहां पर रखे पिंड पर लगने वाला बल 0 होता है। जहां पर रखे पिंड पर लगने वाला बल क्या होता है, कुल बल 0 होता है। तो उस बिंदु को हम 0 बिंदु कह रहे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं यहां पर उपग्रह में भारहीनता। उपग्रह के अंदर कैसे होती है भारहीनता की स्थिति, उसकी यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उपग्रह में भारहीनता, समझें कि उपग्रह का द्रव्यमान काफी कम होता है तो उपग्रह का गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता है क्योंकि खुद का जो द्रव्यमान है वो काफी कम होता है। गुरुत्व क्रिएट करने के लिए पिंड में द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे चंद्रमा उपग्रह है लेकिन उसका द्रव्यमान काफी ज्यादा है तो उस पर भारहीनता की स्थिति नहीं होगी। लेकिन कृत्रिम जो उपग्रह है उनका द्रव्यमान काफी कम होता है और जो द्रव्यमान कम होने के कारण से स्वयं गुरुत्व उत्पन्न नहीं करते। तो
उपग्रह स्वयं गुरुत्व उत्पन्न नहीं करता। अब स्वयं गुरुत्व उत्पन्न नहीं करता, और वो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r ऊंचाई पर वो चक्कर लगा रहा है, तो उपग्रह का जो त्वरण होगा वो कितना होगा? उपग्रह का त्वरण, देखिए g बराबर, हम क्या फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r स्क्वायर। तो यहां पर r स्क्वायर हो जाएगा, और यही उसमें रखे पिंड का त्वरण होगा। A बराबर G कैपिटल M स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में शुरू में ही, दूसरे वीडियो में ही देख लिया था। ओके, अब देखिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर ये हमारे पास में कोई सैटेलाइट है। ये मैंने सैटेलाइट को थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, समझने के हिसाब से दिखाया है। ये क्या है? उपग्रह है। ओके, इस उपग्रह के अंदर ये कोई पिंड रखा हुआ है। ये उपग्रह के अंदर क्या है? पिंड है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है। देखो इन चीजों को समझें, मैंने ये जो स्मॉल m है वो क्या है? उपग्रह के अंदर रखे पिंड का द्रव्यमान लिया है, क्योंकि जो उपग्रह के अंदर जो पिंड होते हैं वो भारहीनता की स्थिति में होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस उपग्रह का एक्सेलरेशन इस पिंड के एक्सेलरेशन के इक्वल है, जो कि कैपिटल G कैपिटल M बटे में r स्क्वायर। अब देखिए मैं बात करता हूं यहां पर इस पिंड पर लगने वाले बलों की। तो इस पिंड पर इधर की ओर तो बल काम कर रहा है, इसका भार, पृथ्वी तथा इस पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या है, यदि पिंड यहां पर रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक इसकी सतह के द्वारा प्रतिक्रिया बल भी लगेगा बाहर की ओर, उसको मैं लिख देता हूं कैपिटल R से। तो उपग्रह में रखे, जो उपग्रह है उसमें रखे पिंड पर लगने वाला बल कितना होगा? देखिए उपग्रह में रखे पिंड पर लगने वाला बल, तो एक तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि इधर काम कर रहा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r स्क्वायर लग रहा है। तो ये तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है? कैपिटल R, तो माइनस में कैपिटल R, और ये जो निकाय है वो a त्वरण से गति कर रहा है। कितने त्वरण से गति कर रहा है? a त्वरण। तो इसका टोटल जो एक्सेलरेशन है वो a है। तो यहां से क्या आ जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r स्क्वायर माइनस में कैपिटल R बराबर m इंटू a। a का मान कितना है? कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कि जो प्रतिक्रिया बल है वो कितना आ जाएगा? प्रतिक्रिया बल शून्य आ जाएगा। प्रतिक्रिया बल कितना आ जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं कर रहा तो वो भारहीनता की स्थिति में कहलाएगी। कौन सी स्थिति में कहलाएगी? तो ये जो वस्तु है वो कौन सी स्थिति में कहलाती है? भारहीनता की स्थिति में कहलाएगी, क्योंकि इस पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है वो कितना है? शून्य है। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देखो एक बार मेरी बात को सुन लीजिए कि ये जो उपग्रह है वो a त्वरण से गति कर रहा है, तो इसमें रखे पिंड का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a है। क्लियर? अब इसके ऊपर इधर की ओर लगने वाला बल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे में r स्क्वायर। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, जो कि ये इधर लग रहा है, तो इस उपग्रह की सतह के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल काम करेगा। ये हम r लेकर चल रहे हैं। और जब हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं कि केंद्र की ओर, केंद्र से दूर की ओर, इन दोनों का जो परिणामी है वो m में होता है। एक का मान यहां पर पुट कर दें तो r का मान कितना आ जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। प्रतिक्रिया बल कितना आ गया? 0 आ गया है विद्यार्थियों। तो प्रतिक्रिया बल 0 आ गया है, शून्य आ गया। इट मीन्स जो वस्तु है वो भारहीनता की स्थिति में कहलाती है।
कौन सी स्थिति में कहलाएगी? भारहीनता की स्थिति में कहलाएगी। वेटलेसनेस कंडीशन उसको हम कहेंगे। अब देखिए भारहीनता की स्थिति में होता क्या है, कुछ कंडीशन हम आपको बताते हैं। देखिए भारहीनता की स्थिति में जैसे मान लीजिए कि आप उपग्रह में बैठे हैं और इस डस्टर को ऐसे छोड़ दिया तो ये गिरेगा नहीं। जिस स्थिति में छोड़ा ये, क्योंकि इसके ऊपर जिस स्थिति में ये गति कर रहा है उसी स्थिति में ये गति करता रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह में सभी वस्तुएं गति कर रही है। ओके, कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं कर रहा है, भारहीनता की स्थिति में तैरता रहेगा। जैसे मैं बात करूं, पानी का एक गिलास लेता हूं और पानी के गिलास को ऐसे उल्टा करके गिलास को बाहर निकाल लेता हूं तो पानी तैरता रहेगा, पानी फैलेगा नहीं। इसका देखो ध्यान रखना, पानी फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो पानी की बूंदे हैं उनके मध्य वो पृष्ठीय तनाव के कारण से आपस में जुड़ा रहता है। गिलास नुमा संरचना के अंदर ही वो तैरता रहेगा। ठीक है। अब सैटेलाइट में एक जगह से दूसरी जगह पर यदि आप जाओगे तो वस्तुओं को पकड़ते हुए, दीवारों का सहारा लेते हुए फिर जाना पड़ेगा। आप उपग्रह में किसी व्यक्ति का वीडियो भी देख सकते हैं, सुनीता विलियम्स का वीडियो भी देख सकते हैं। तो सैटेलाइट में वो कैसे गति करते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उपग्रह के अंदर जो सारी वस्तुएं हैं वो जीरो बल प्रतिक्रिया बल महसूस करती है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही होती है। ठीक है। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे उपग्रह के अंदर किसी सिंपल पेंडुलम को रख दें तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? T बराबर होता है 2 पाई अंडर में L/G। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला है। और उपग्रह के अंदर जो G है उसको मैं G डैश लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं? G डैश। ये जो G डैश है वो 0 हो जाएगा, वहां पर कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आ गया हमारे पास में? 2 पाई अंडर में L/0। ये आगे अनंत। इसका मतलब वो दोलन गति नहीं करेगा। दोलन गति करने के लिए बल आवश्यक है, तो दोलन गति वहां पर नहीं होगी, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि उपग्रह के अंदर हम किसी माचिस से तिल्ली जलाएं तो उपग्रह में जो लो वाले जो हिस्सा माचिस की जो तिल्ली है वो उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो तो जल जाएगा, लेकिन जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है, ऐसे जो माचिस की तिल्ली में जो लकड़ी का जो पार्ट होता है वो नहीं जलेगा, क्योंकि वहां पर सहवन के कारण से ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता, पूरी तिल्ली नहीं जल पाएगी। विद्यार्थियों, ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं जो कि, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है समझ लीजिए कि पहला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से 6.4 मीटर 6.4 पृथ्वी तल से है तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर ऊंचाई पर परिक्रमण कर रहे एक स्मॉल एम द्रव्यमान के ऊपर की स्थितिज ऊर्जा क्या है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह से 6.4 इंटू 10⁶ मीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में स्मॉल r। ये जो स्मॉल r है इसको हम क्या लिख सकते हैं? r+h। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में 2r। इसको मैं क्या लिख दूं? माइनस में 0.5, 1/2 को तो मैंने ये लिख दिया। इसको r से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, ये क्या हो गया? ये आ गया हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा, ये प्राप्त हो गई है। देखिए ये जो कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर, इसकी जगह G लिख दिया, स्मॉल m की जगह स्मॉल m पढ़ा है, कैपिटल R की जगह कैपिटल R पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विद्यार्थियों, सुनना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह की गतिज ऊर्जा E है। इसे कम से कम कितनी ऊर्जा और प्रदान की जाए जिससे ये अंतरिक्ष में पलायन कर सके। देखिए किसी उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा है, समझे, गतिज ऊर्जा है वो E दे रखी है और इस उपग्रह को कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो अनंत पर चला जाए।
तो बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी ऊर्जा के बराबर? बंधन ऊर्जा। और विद्यार्थियों बंधन ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। और यह आप कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा की धनात्मक मान के इक्वल होती है। तो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक मान के इक्वल होती है। तो इक्के ही आएगी। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इक्के ऊर्जा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी कृत्रिम उपग्रह में रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होता है? 0 होता है। कोई उपग्रह है और उस उपग्रह के अंदर कोई कुर्सी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस पर वो भारहीन महसूस करता है क्योंकि उस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल क्या होता है? 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया बल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के 2 उपग्रह S1 तथा S2 एक ही कक्षा में गतिमान है। S1 का द्रव्यमान S2 के द्रव्यमान का 4 गुना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आवर्तकाल, स्थितिज ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जाएं सब है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए जो आवर्तकाल है, क्वेश्चन समझें एक बार, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में समझा देता हूं। पृथ्वी के 2 उपग्रह हैं S1 तथा S2, एक ही कक्षा में गतिमान है। S1 का द्रव्यमान S2 के द्रव्यमान से 4 गुना है तो दोनों का आवर्तकाल समान होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडरूट में R³ बट्टे में कैपिटल G। पृथ्वी का द्रव्यमान है, रेडियस सेम है तो आवर्तकाल दोनों का सेम होगा। जबकि इसमें पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि S1 का आवर्तकाल S2 का 4 गुना है, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों स्थितियों में पृथ्वी तथा उपग्रह की स्थितिज ऊर्जाएं बराबर है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, ग्रह और उपग्रह दोनों के। स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है? ये होती है। तो स्थितिज ऊर्जाएं दोनों की समान नहीं हो सकती। क्या स्थितिज ऊर्जाएं समान हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एक ऑप्शन दे रखा दोनों उपग्रहों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, गतिज ऊर्जाएं भी समान नहीं हो सकती, वो भी द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है? उपग्रह की गतिज ऊर्जा प्लस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में 2r के इक्वल होती है। एक ऑप्शन दे रखा है S1 तथा S2 समान चाल से गति कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम, क्योंकि VO बराबर क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r। तो कैपिटल M सेम है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल G सेम है, R सेम है, तो कक्षीय वेग भी सेम होगा। ये ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने उपग्रह से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी ली है। इस पूरे वीडियो में उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, भारहीनता की स्थिति, सब कुछ देखा हमने। अगला जो वीडियो होगा वो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही हम लेकर आएंगे। उस वीडियो में हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे। जो MG पब्लिकेशन की बुक आती है, सबसे जो महत्वपूर्ण बुक आती है, उससे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और वो जो क्वेश्चन है विद्यार्थी वो NCERT की पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं। और मोस्ट जो पॉपुलर बुक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस बुक के क्वेश्चन हमने हूबहू ले हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।